प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्टार एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं कुमार कुलदीप आज आप लोगों को 11वीं क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट समुच्चय, जिसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सेट्स, आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बेटा, एक वीडियो लेक्चर में तो एक चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम वीडियो लेक्चर में आप चैप्टर कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, वीडियो को एक क्रम से लगातार देखना। ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं ये समुच्चय क्या है, समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या है। ठीक है, देखो बेटा समुच्चय, देखो जो बेटा ये समुच्चय शब्द है इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। ठीक है, समुच्चय को अंग्रेजी में हम लोग सेट्स बोलते हैं। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि सेट्स क्या होता है। देखो आप लोग मार्केट जाते हो तो मार्केट में क्या होता है, जैसे आप लोग देखते हो कि जो फल बेचने वाली रेडी होती है ना, तो उसमें क्या होता है, कोई एक दुकानदार होता है, उसके पास एक रेडी रहती है, रेडी में वो आम लगाया रहता है, केला का ढेर रखे रहता है, संतरे का ढेर रहता है, मतलब बहुत सारे फल रखे होते हैं। ठीक, तो वहां पर भी एक क्या होता है, समुच्चय होता है। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जैसे आप लोग कहीं पर मेला देखने जाते हो, तो मेला देखने जाते हो तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं। ध्यान से समझना, क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग। ठीक है, और आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर क्या होता है, जंगल वंगल में अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर बहुत सारे जंगली जानवर आपस में एकत्रित होते हैं। ठीक है, और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जैसे मान लो कोई मोहल्ले में हमारे जादूगर आया जादू दिखाने के लिए, तो हम लोग भी देखते हैं कि वहां पर क्या होते हैं, बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं। तो मैं एक बात आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, एकत्रित। एकत्रित ही जो है वो क्या है बेटा, समुच्चय है। ठीक है, एकत्रित शब्द जो मैं बार बार बोल रहा हूँ यही क्या है, समुच्चय। लेकिन देखते हैं कैसे। देखो बेटा, समुच्चय जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समूह। ठीक है, जो समुच्चय है वो बेटा क्या है, समूह है। समूह मतलब एकत्रित होना, एकत्रित होना मतलब भीड़। मतलब भीड़ कब होगी, जब एक से अधिक लोग होंगे। भाई जब एक से अधिक लोग हो जाएंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समूह। जैसे कहीं पर आप गए, वहां आपने देखा कि 10 लोग बैठे हैं, तो उसको आप यही तो बोलोगे कि हाँ मतलब समूह है एक। क्या बोलोगे, समूह बोलोगे, कि कोई एक लोग बैठे रहेंगे तो उसको बोल दोगे समूह है। ऐसा तो नहीं बोलोगे ना, जहां पर एक से अधिक लोग होंगे उसी को तो बोलोगे समूह। ठीक है, तो बेटा जो हमारा ये समुच्चय होता है, समुच्चय का मतलब ही क्या होता है, समूह। ठीक है, अब ये हम लोग देख लेते हैं कि भाई सबको तो समुच्चय बोलेंगे नहीं, जहां देखो वहां समूह मिल जाता है, जहां देखो वहां समूह मिल जाता है, तो सब समूहों को समुच्चय तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जो समूह हमारे क्या होंगे, सुपरिभाषित होंगे, सुपरिभाषित होंगे, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, मतलब बात क्या आती है, अगर हमसे कोई पूछे बेटा समुच्चय बताओ क्या है, तो बताएंगे समुच्चय बेटा एक समूह है, और समूह कैसा होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। अब इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। ठीक है, समूह का मतलब तो समझ में आया होगा कि समूह क्या है। ठीक है, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सुपरिभाषित क्या है। बेटा सुपरिभाषित एक ऐसा शब्द है, मतलब जैसे कोई वस्तु है उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए, क्या नहीं कर दिया जाए, नाम दे दिया जाए, उसी को हम लोग बोलेंगे सुपरिभाषित। और सुपरिभाषित का एक मतलब और होता है, जैसे आप 10 लोग बैठे हो, ठीक है, मैं आप 10 लोगों से में से कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप 10 लोग एक ही आंसर दो, तो वही क्या होगा, सुपरिभाषित होगा। अगर आप 10 लोगों के आंसर अलग अलग आते हैं तो वो चीज सुपरिभाषित नहीं है। सिंपल शब्दों में समझे तो ये होगा। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों से बोल दूं कि भारत के सबसे सबसे अच्छे क्रिकेटर के नाम बताओ। क्या है क्वेश्चन हमारा, भारत के सबसे अच्छे क्रिकेटर या बल्लेबाजों के नाम बताओ, तो आप क्या बताओ, आपके हिसाब से कोई और होगा। जैसे मैं बोल दूं, आप मेरे हिसाब से कौन होगा, मेरे हिसाब से होंगे सचिन। मेरे हिसाब से कौन होंगे, सचिन, कोहली। मैंने 2 बता दिया। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने बता दिया सचिन, और क्या बता दिया, रोहित बता दिया। देखो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कि भारत के
सबसे अच्छे बल्लेबाजों के नाम बताओ, तो मेरा आंसर कुछ और आया था, आपका आंसर कुछ और आ रहा, किसी और से पूछेंगे तो उसका आंसर कुछ और भी आ सकता है। तो मतलब जरूरी नहीं कि सबके अकॉर्डिंग सभी अच्छे हों, ठीक है। मेरे हिसाब से ये दोनों लोग अच्छे हैं, आपके हिसाब से ये दोनों लोग अच्छे हैं, किसी के हिसाब से दूसरे लोग भी हो सकते हैं। तो बेटा जो ये मैंने बोला ना कि भारत के सबसे अच्छे बल्लेबाजों के नाम बताओ, तो जो ये शब्द मैंने बोला ये बेटा क्या है, सुपरिभाषित नहीं है। देखो ग्रुप तो आ रहा, दो लोग हैं, ग्रुप तो है, समूह तो है, लेकिन जो ये समूह है ये सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए हम लोग इसको समुच्चय नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों से बोल दूं कि बेटा 2 से लेकर 5 तक की संख्याओं को बताओ, आपसे पूछूं तो आप लोग क्या बताओगे। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, 2 से लेकर 5 तक की संख्याओं, तो आप बताओगे 2, 3, 4, 5, ठीक है। और जैसे मैं किसी दूसरे बच्चे से पूछ लूं कि बेटा आप बताओ 2 से लेकर 5 तक की संख्या, तो वो भी तो यही बताएगा। किसी तीसरे से पूछूं कि 2 से लेकर 5 तक की संख्याओं को बताओ, तो तीसरा भी तो यही आंसर देगा। तो बेटा ये क्या है, सुपरिभाषित, ठीक है। समझ में आएगा नहीं है, सुपरिभाषित मतलब एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, ठीक है। और जैसे 5 लोगों से उसी के बारे में पूछा जाए तो पांचों लोग एक ही सटीक आंसर दें। अगर पांचों लोगों के अलग अलग आंसर आते हैं तो बेटा वो समुच्चय, वो सुपरिभाषित नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं समुच्चय की डिफिनीशन क्या होती है। हम लोग बोलेंगे वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को सेट की डिफिनेशन तो समझ आई होगी। क्या है डिफिनेशन, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वेरी सिंपल है, मतलब समुच्चय क्या होता है, समुच्चय एक ग्रुप होता है, लेकिन ग्रुप कैसा होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, ठीक है। सुपरिभाषित का मतलब होता है कि कोई ना कोई एक पर्टिकुलर उसका नाम दिया जाए, और कई सारे लोगों से अगर उसके बारे में पूछा जाए तो सभी लोग क्या दें, एक ही आंसर दें, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब हम लोग ये देखते हैं, हाँ देख लेते हैं जो समुच्चय शब्द है इसका मतलब इसकी खोज किसने की, इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, और इस पे लगातार कार्यरत कौन रहे, ठीक है। तो बेटा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या है, जॉर्ज कैंटनर। क्या है, जॉर्ज कैंटनर, और क्या, रिचार्ड डेडेकाइंड। देखो बेटा जो समुच्चय शब्द है, इस समुच्चय के बारे में सर्वप्रथम जॉर्ज कैंटनर और रिचार्ड डेडेकाइंड ने सन 1800 कब बताया था बेटा, सन 1870 ईस्वी में बताया था, ठीक है। समुच्चय के बारे में जॉर्ज कैंटनर नामक वैज्ञानिक और रिचार्ड डेडेकाइंड नामक वैज्ञानिक दोनों लोग ने मिलकर 1870 में समुच्चय के बारे में बताया था कि समुच्चय क्या होता है, इससे संबंधित नियम दिए, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिन तो जो ये रिचार्ड डेडेकाइंड है इनके साथ काम पर लगे रहते हैं, ठीक, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि ये अपनी रुचि समुच्चय से हटा लेते हैं। ये जॉर्ज कैंटनर होते हैं, ये लगातार समुच्चय पर लगे रहते हैं और समुच्चय से संबंधित बहुत सारे इन्होंने नियम दिया है, ठीक है। तो समुच्चय का श्रेय जॉर्ज कैंटनर को जाता है, ठीक है। चलिए हाँ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि इन्होंने इस समुच्चय की खोज कैसे की थी, ठीक है। तो बेटा देखो जो जॉर्ज कैंटनर हैं ये एक दिन मार्केट गए थे, ठीक है। तो उन्होंने मार्केट में देखा कि मैंने भी बताया था ना कि जो रेडी वाला होता है फल बेच रहा था, तो इन्होंने देखा कि उसकी रेडी में कई सारे फल रखे हुए थे, ठीक है। तो इन्होंने वहां से दिमाग लगाया कि ये रेडी है, ठीक है। रेडी में ये आम रखा है, अमरूद रखा है, ठीक है, और इन्होंने देखा कि सेब रखा है, और क्या देखा कि अनार रखा है, ठीक है। इन्होंने इतनी चीजें देखी, तो इन्होंने देखा कि ये तो सब एक ही कैटेगरी में है। एक ही कैटेगरी मतलब क्या, फल है, लेकिन सबके नाम क्या है, अलग अलग है।
तो वहीं से इनके दिमाग में इस समुच्चय का विचार आया था। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो समुच्चय होता है इसको हम लोग निरूपित कैसे करते हैं, समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो देखो बेटा, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर समूह क्या लिया था, आम, अमरूद, अनार, संतरा। ठीक है, ये एक क्या है था, ग्रुप है। इसी ग्रुप को अगर हमें समुच्चय में परिवर्तित करना है तो हम लोग बेटा ऐसे लिखेंगे, ए बराबर मंजिला ब्रैकेट आम, अमरूद, अनार, संतरा, और ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, मतलब समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को प्रदर्शित करने का तरीका ये होता है कि समुच्चय के जितने भी अवयव दिए जाएं उन अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर कामा लगाकर लिख देना। ठीक है, समुच्चय में क्या होता है, जितने भी अवयव दिए जाएं उन अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर कामा लगाकर लिख देना। ठीक, देखो यहाँ पर अवयव क्या दिए गए थे, आम, अमरूद, अनार, संतरा, इसको मैंने क्या किया, मंझले कोष्ठक के अंदर कामा लगा के लिख दिया। बस यही हो गया क्या, समुच्चय। और समुच्चय को प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है, प्रदर्शित कैसे करते हैं, देखो जो समुच्चय होता है, समुच्चय को हम लोग अंग्रेजी के बड़े अक्षर, कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, और जो समुच्चय के अवयव होते हैं, अवयव, इनको हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी के छोटे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग क्या करना, एक अच्छी नोट्स बनाते चलना। ठीक है, क्योंकि ये नोट्स आपको एग्जाम टाइम में या कभी आगे जैसे 12th क्लास में गए वहां पर समुच्चय की आवश्यकता पड़ गई तो आप क्या करोगे, एक बार नोट्स रहेगी आपके पास तो आप नोट्स से देख लोगे। ठीक है, तो देखो बेटा, जो समुच्चय होता है, समुच्चय को हम लोग अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं और जो उनके अवयव होते हैं मंझले कोष्ठक के अंदर कामा लगाकर लिख देते हैं। ठीक है, और उन अवयवों को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं दूसरा समुच्चय ले लूं, दूसरा समुच्चय मैंने यहाँ पर ले लिया 1, 2, 3, 4, 5 10। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या है, समुच्चय, तो समुच्चय के अवयव ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, और ये बी, तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या, ये है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, लेकिन वो प्राकृतिक संख्याएं क्या है, 10 से कम है। ठीक है, और मैं यहाँ पर तीसरा समुच्चय लेना चाहूंगा, किसको हम लोग क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, सी। तो मैंने बताया था ना कि जो समुच्चय होता है इसको हम लोग अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो कैपिटल अक्षर कोई भी ले सकते हो, यहाँ पर मैंने ए लिया था, फिर बी लिया, अब मैंने कौन सा समुच्चय कौन सा कैपिटल अक्षर ले लिया, सी। यहाँ पर मैं एक समुच्चय ले रहा हूँ, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 तो इस समुच्चय को हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा समुच्चय सी है ये क्या है, प्राकृतिक समप्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, देखो 2, 4, 6, 8, 10 ये कैसी संख्या है, सम है, और ये इन्फिनिटी तक गई, ये क्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर तीसरे समुच्चय की बात करूँ, तीसरा समुच्चय मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 1, 3, 5, 7, 9 ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि बेटा बताओ ये जो हमारा डी समुच्चय है ये क्या है, तो हम लोग बताएंगे, आप लोग बताओगे, क्या बताओगे, जो सर डी है वो विषम संख्याओं का, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, तो ऐसे होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ए लिया, फिर बी बोले, सी बोले, फिर डी बोले। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखो इससे बोल दिया जाए ये क्या, ऐसे ये निशान, इस निशान का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो बेटा इस निशान को हम लोग क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब क्या, संबंध है। कैसे संबंध है, जैसे मैं बोल दूं यहाँ पर आम बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जो ये ई टाइप का होता है इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। यहाँ पर है आम बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये हुआ जो आम है वो ए में है। यहाँ पर लिखा क्या है, आम बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये होगा कि आम ए में है। देखो भाई आम जो है वो ए में है कि नहीं, ठीक है, हो गया। और ऐसे ये जैसे बोल दूं अमरूद बिलोंग्स टू बी, देखो इसका मतलब क्या है, अमरूद बी में है। देखो है क्या,
अमरूद बी में तो नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू, क्या बोलेंगे, नॉट बिलोंग्स टू, मतलब जो अमरूद है वो बी समुच्चय में नहीं है, या जो अमरूद है वो समुच्चय बी का अवयव नहीं है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि टू बिलोंग्स टू बी, ये सही है कि गलत है, बोलो। जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, टू बिलोंग्स टू बी, ये सही है या गलत, आप लोग बताओ। बेटा देखो क्या है, सही है भाई, टू बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब दो जो है वो बी का अवयव है, तो दो बी का अवयव है कि नहीं, मतलब मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखे होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। ठीक है, हो गया। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 5 बिलोंग्स टू सी, है क्या, जो 5 है वो सी का अवयव है, तो 5 यहाँ देखो सी में है नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। तो आप लोग बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू तो समझ ही गए होंगे। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि ये वाला अवयव इसमें है, और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, ये अवयव इसमें नहीं है। ठीक है, देखो बेटा, अब हम लोग देखेंगे समुच्चय का निरूपण, समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, समुच्चय निरूपण की दो विधियां हैं। पहली जो विधि है हमारी, इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर विधि। क्या बोलते हैं, रोस्टर विधि। ठीक है, क्या बोलते हैं, या सारणीबद्ध विधि। ठीक है, सारणीबद्ध। ठीक है, और जो हमारी दूसरी विधि है, इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। बेटा ध्यान से समझो, जो हमारा समुच्चय होता है, समुच्चय को निरूपित करने की केवल दो विधियां हैं। पहली विधि हमारी क्या है, रोस्टर विधि। रोस्टर विधि को हम लोग बोलते हैं सारणीबद्ध विधि, और दूसरी विधि हमारी क्या, समुच्चय निर्माण विधि। चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ मैं उदाहरण लिखना चाहूंगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक समुच्चय लिख दिया, ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, और दूसरा समुच्चय लिखें बी 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और तीसरा समुच्चय मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा 1, 3, 5, 9, और यहाँ पर 7 कर लो। ठीक है, डॉट डॉट। ठीक है, देखो बेटा, जब अवयवों को हम लोग मंझले कोष्टक के अंदर कामा लगाकर लिखते हैं, ठीक है, एक के बाद एक कामा लगाकर लिखते हैं, तो उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि। ठीक है, क्या बोलते हैं, रोस्टर विधि। मतलब इस फॉर्म में अगर समुच्चय को हम लोग निरूपित कर रहे हैं, तो इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, रोस्टर विधि। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पर ए क्या है बेटा, ए क्या है, देखो यहाँ पर जो संख्या लिखी क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अगर बात करें बी की, तो बी के अंदर जो अवयव है वो क्या है, 2, 4, 6, 8। ये बेटा क्या है, सम संख्या है ना, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जो बी है वो सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अगर बात करें सी की, तो यहाँ पर क्या 1, 3, 5, 7, ये सभी क्या है, देखो विषम संख्या है, तो बोलेंगे जो सी है समुच्चय है हमारा, वो विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि जो ये समुच्चय दिए गए हैं रोस्टर विधि में, इन्हीं को समुच्चय निर्माण विधि से लिखो, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू, जो हमारा पहला है ये वाला, इसको कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू मंझला ब्रैकेट। मैंने बताया था ना, जो समुच्चय होता है उसको मंझले ब्रैकेट के ही अंदर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे, एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स क्या है, प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या। ये कौन सी विधि हो गई, ये हो गई समुच्चय निर्माण विधि। मतलब जो यहाँ पर रियल में समुच्चय लिखा होता है उसी को हम लोग संकेतन के रूप में लिख दे, वही क्या है, समुच्चय निर्माण विधि। देखो यहाँ पर क्या है, इसको हमने लिख दिया ए इक्वल टू मंझला ब्रैकेट एक्स, ये डबल बिंदी रखी जाती है ना, ये इसका मतलब होता है सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट, या इस प्रकार से। ठीक है, मतलब जो हमारा एक्स है वो इस प्रकार से है। किस प्रकार से है, एक्स एक प्राकृत संख्या है। देखो यहाँ पर भाई दो जो है वो, सॉरी, एक जो है वो प्राकृत संख्या है, दो भी क्या है, प्राकृत संख्या, तीन भी क्या है, प्राकृत संख्या, चार भी क्या है, प्राकृत संख्या ना।
अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बी को, जो हमारा समुच्चय बी है, इसको समुच्चय निर्माण विधि से निरूपित करो, आप लोग क्या बताओगे? बी लिखा तो बी लिख दो, बराबर निशान लगाओ, ये मतलब ब्रैकेट लिख दो। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो 2 4 6 8 ये सभी क्या है बेटा? सम संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे ऐसे लिख दो, x सच दैट x क्या है? x सम संख्या है। क्या बोलेंगे? सम संख्या है। ठीक है, अगर बात करें सी की, देखो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे x सच दैट x क्या है बेटा? विषम संख्या ना, विषम प्राकृत संख्या। यहाँ पर क्या लिख दो? विषम संख्या। ठीक है, ये हो गया। तो आप लोगों को समझ में आया होगा ना कि रोस्टर विधि क्या होती है। रोस्टर विधि में हम लोग समुच्चयों के अवयवों को कामा लगाकर मंझले कोष्ठक के अंदर लिखते थे। ठीक है, और जो हमारी समुच्चय निर्माण विधि होती है, इस विधि में हम लोग क्या करते हैं? समुच्चय के अवयवों को एक सांकेतिक भाषा में मंझले कोष्ठक के अंदर लिखते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्नावली देखते हैं बेटा। प्रश्नावली 1.1 ये क्या है देख लेते भाई। चलिए बेटा देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन दिए गए, हमें इन क्वेश्चनों में से बताना है कि कौन से समुच्चय हैं और कौन से क्वेश्चन समुच्चय नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन समुच्चय होंगे हमें वहाँ कारण भी बताना होगा कि क्यों समुच्चय है और क्यों समुच्चय नहीं है। ठीक, देखिए बेटा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। अक्षर जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो आप लोग जानते हो कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने होते हैं। तो अब हमें ऐसे महीने को बताना है जो शुरुआत में, जिनके शुरुआत में क्या आता हो? ये कौन हो गया? एक तो हो गया जनवरी, दूसरा क्या हो गया? जून, तीसरा क्या हो गया? जुलाई। ठीक है, ये कोई समुच्चय है। ठीक है, अब बताना हमें कि देखो लिखा है ना, अक्षर जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। तो 3 ही महीने हैं जो जे से शुरुआत होंगी, जनवरी, जून और जुलाई। बेटा ये क्या बन रहा है? एक समुच्चय बन रहा। तो हम लोग यहाँ पर आंसर औचित्य ये बताएंगे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने जनवरी, जून और जुलाई हैं, जो एक सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए क्या होगा? समुच्चय होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है? भारत के सभी प्रतिभाशाली लेखकों के नाम बताइए। क्या लिखा है? भारत के सभी प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बताइए। तो यहाँ पर ध्यान समझना, जो ये लिखा है ना प्रतिभाशाली, ये बेटा क्या सुपरिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने बताया था सुपरिभाषित मतलब होता है जैसे 10 लोगों से कोई चीज पूछी जाए तो 10 लोग क्या दें? एक ही आंसर दें। अगर 10 लोगों का आंसर अलग अलग आ रहा है तो वो चीज क्या सुपरिभाषित नहीं है। देखो क्या लिखा है? भारत के सभी प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। प्रतिभाशाली, अब ये प्रतिभाशाली चीज क्या है भाई? प्रतिभाशाली जो है वो सुपरिभाषित नहीं है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि प्रतिभाशाली लेखक बताओ, तो आप कुछ और बताओगे, आपका जो दूसरा साथी वो कुछ और बताएगा भाई, उसके हिसाब से वो प्रतिभाशाली है। ठीक है, मेरे हिसाब से कुछ दूसरे प्रतिभाशाली हैं। यहाँ पर सबके आंसर क्या आ रहे हैं? अलग अलग। जो ये पूरी लाइन लिखी हुई है ये क्या है? सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए क्या होगा? समुच्चय नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे भारत के सभी प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। आइए तीसरे नंबर पर देखते हैं क्या है। संसार के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों की टीम। क्या लिखा? संसार के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों की टीम। सर्वश्रेष्ठ ये जो शब्द लिखा ये क्या है? सुपरिभाषित नहीं है। मैं अगर आप लोगों से पूछूंगा तो आप लोगों का आंसर कुछ और आएगा, मेरा आंसर कुछ और आएगा, किसी और से पूछेंगे उसका आंसर और आएगा ना। जो ये सर्वश्रेष्ठ लग गया इसी में प्रॉब्लम है। ठीक, तो ये भी क्या है? सुपरिभाषित नहीं, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे समुच्चय नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो लिखा है ना सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों की टीम, ये क्या सुपरिभाषित शब्द नहीं है। मैंने बताया था संग्रह होना चाहिए लेकिन वो सुपरिभाषित होना चाहिए। अगर सुपरिभाषित रहेगा तभी उसको हम लोग समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा? अपनी कक्षा के सभी लड़कों का संग्रह। हाँ, ये क्या है? सुपरिभाषित है कि नहीं बोलो? अपनी कक्षा के सभी लड़कों का संग्रह। बेटा इसमें क्रॉस लगाएंगे, ये वाला होगा। क्या लिखा? अपनी कक्षा के सभी लड़कों का संग्रह। जैसे आपकी कक्षा है, आपकी कक्षा में 42 लड़के हैं। ठीक है, अगर आपकी क्लास टीचर से मैं पूछूंगा कि सर बताइए इस क्लास में कितने बच्चे, तो भी कितने बताएंगे? 42।
आपसे पूछूंगा तो आप भी कितने बताओगे 42, या आपके किसी साथी से पूछूंगा तो वो भी बताएगा 42। ये बेटा वर्ड जो है ये क्या सुपरिभाषित है, तो इसका मतलब ये समुच्चय होगा। क्या होगा? समुच्चय होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कक्षा के लड़कों का संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए समुच्चय होगा। ठीक है, अब बात आती है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब वे संख्याएं जिनसे हम लोग काउंटिंग करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। यहाँ पर क्या लिख रहा है? 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं, मतलब कहाँ से कहाँ तक? इसको बोल लो 20, 1, 2, 1, 2, 3 डॉट 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 कहाँ तक? 99 तक। देखो बेटा ये सुपरिभाषित है कि नहीं? ये सुपरिभाषित है, इसलिए क्या होगा? समुच्चय होगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए समुच्चय होगा। ठीक है, अब आते हैं क्या लिया बेटा? लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो ये बेटा क्या है? समुच्चय है, क्योंकि इनके जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं वो सुपरिभाषित है। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दिया जाता सर्वश्रेष्ठ। प्रॉब्लम आ जाती है कि सर्वश्रेष्ठ कौन से बोले ना, लेकिन यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ ना लिखा होकर सिंपल लिखा है ना कि लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का समुच्चय संग्रह, मतलब इन्होंने जितने उपन्यास लिखे उनका समूह एक, मतलब हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना, तो क्या होगा? समुच्चय होगा। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे सुपरिभाषित है इसलिए। ठीक है, समुच्चय होगा। अगला क्या है? सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये भी क्या है? समुच्चय है। ठीक है बेटा, क्या लिखा? सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांक मतलब कौन? 2, 4 है ना, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या है? समुच्चय है। अगला क्या है? इस अध्याय के आने वाले प्रश्नों का संग्रह। ये भी बेटा क्या है? सुपरिभाषित है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लोग लिख नहीं सकते क्या? इक्वल टू 10 क्वेश्चन के नाम, तो यहाँ पर हो जाएगा। ये भी क्या है? सुपरिभाषित है, जिसका मतलब समुच्चय होगा। अगला क्या है? विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो ये बेटा सुपरिभाषित नहीं है। क्यों नहीं? जैसे मैं आप लोगों से पूछूं, बताओ बेटा आप 5 खतरनाक जानवरों को बताओ, तो आपके हिसाब से दूसरे आंसर आएंगे, मेरे हिसाब से दूसरे आंसर आएंगे, आपके मित्र के हिसाब से दूसरे आंसर आएंगे। तो बेटा ये क्या? सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, अगर बेटा आप लोगों को ये क्लास थोड़ी भी बहुत आपको मतलब आपके लिए उपयोगी है या लाभदायक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे 11th क्लास की और भी वीडियो आने वाले मतलब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बेटा अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।